मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 204वीं कक्षा, छठे अध्याय का प्रथम पाद प्रारंभ हो गया है। उसमें 7 सूत्र पीछे देख लिए थे। कोई प्रश्न है तो पूछो। आचार्य, पृष्ठ संख्या 434। 434। यहाँ पे वक्ष्यति लिटि धातोरनभ्यासस्य इति तत्र धातोरवयवस्य अनभ्यासस्य प्रथमस्य एकाचो द्वे भवतः। तो यहाँ द्वे भवतः एकाचः, यहाँ षष्ठी। आज यही सूत्र चलेगा। आज यही सूत्र चलेगा ना, तो वहाँ भी विस्तार से देखेंगे। तो प्रश्न यह है कि द्वे एकाचः द्वे भवतः 2 होते हैं। नहीं, एकाचः ये जो शब्द है ये षष्ठी का है, ठीक है ना। तो षष्ठी का है ना कि एकाच का। षष्ठी का अर्थ क्या होगा? का। जो भी एकाच अवयव है धातु का समुदाय, जिसको समुदाय कहा गया, वो हो गया एकाच। तो उसका डबल हो जाता है, यूँ समझ लो। उसका द्वे माने डबल हो जाता है, अर्थात हमें अभ्यास करके उसको 2 बार बोलना होगा, बस इतना ही तात्पर्य है। तो द्वे का अर्थ हो गया द्विर्वचनम, 2 बार बोलना, ये अर्थ निकालना है। और वैसे तो संख्यावाची ही शब्द है यहाँ पर, ये कोई सूच प्रत्यय करके तो बोला नहीं गया है कि 2 बार। लेकिन द्वे का अर्थ होगा क्या फिर? द्वे का अर्थ 2, तो एकाच को 2 करो। एकाच का 2 षष्ठी है ना वहाँ पर। जो एकाच समुदाय है उसका 2, तो चरितार्थ कहाँ जाएगी इसकी? कहाँ जा करके होगी? 2 बार बोलने में, तभी तो 2 होगा। वो उसके टुकड़े करके 2 नहीं करना है कि फाड़ देना है उसको बीच में से एकाच समुदाय को, ऐसा नहीं। उसको 2 करना है, अर्थात डबल कर देना है। तो एकाच द्विवचन का है, भवतः जो कह रहा है। नहीं, भवतः तो द्वे जो है ये तो प्रथमा का है ना। तो भवतः क्रिया भू धातु का तो कर्ता यही बनेगा ना, द्वे शब्द। भवतः तो द्वे के कारण से है। एकाच को प्रथमा मानेंगे तो समस्या आएगी। एकाच तो प्रथमा है ही नहीं, वो तो षष्ठी है, तो क्रिया तो कर्ता को कहेगी। तो भवतः, कौ भवतः, द्वे भवतः, कस्य एकाचः। एकाच समुदाय का 2 होता है बस। तो द्वे का संबंध क्रिया से है। क्रिया का कर्ता हो गया द्वे। और ज़्यादा विचार अभी सूत्र पर करेंगे ही हम। तो अगले सूत्र को देखते हैं। और आचार्य जी, ये जो 442 इसमें तेन स एव शब्दो द्विरुच्चार्यते न च शब्दांतरम तस्य स्थाने लिख्यते। ये प्राप्त कैसे होगा शब्दांतर उसके स्थाने? अर्थात जिसको 2 कहा जा रहा है तो 2 हो जाता है उसको। और यहाँ कोई हम अन्य अर्थ लेने लगें कि एकाच में षष्ठी है और स्थान षष्ठी यदि स्वीकार कर लेते हैं, उसको स्थान षष्ठी होती ही है, तो एकाच के स्थान पर 2 हो जाता है। तो अन्य कोई हम शब्द ले आएँ, स्थानीय अंतरतम आदि लगाने लगें, कोई अर्थकृत आंतर्य आदि लेने लगें, बहुत सारी कल्पनाएं हो सकती हैं वहाँ पर, संभावनाएं बहुत हैं अधिक। स्थान षष्ठी यदि मानेंगे तब तो उस अवस्था में फिर शब्दांतर की प्राप्ति होने लगेगी।
तो इसमें देखा था इन्होंने कुछ दिया भी होगा उसमें कि वहाँ किस, हाँ बीच में व्याख्या में षष्ठी स्थानीय होगा स्थानांतरतम तो ला रहे थे। हाँ वो तो लाएंगे, स्थान षष्ठी मान करके ही ये प्रसंग आएगा कि हम कोई शब्दांतर ले आए उसके स्थान में, क्योंकि जिसके स्थान में हम करेंगे वो तो हटेगा ही वहाँ से, अन्य ही हमें कुछ लाना है, और अन्य हमें कुछ लाना है तो वो दो क्या चीज़ हो सकती है, ये फिर इसमें अलग अलग कल्पनाएं होंगी। यद्यपि महाभाष्य में ये विषय नहीं आया है इस तरह का, परंतु यहाँ इन्होंने पद्मंजरीकार कुछ बातें अपनी महाभाष्य से अतिरिक्त भी रखते हैं, अपना विचार रखते हैं, ऊहापोह करते हैं, तो इस तरह से प्रसंग आ सकता है। लेकिन जब स्पष्ट व्याख्याएं मिल जाती हैं हमें, तो वहाँ फिर हमें फिर अन्य चीज़ों में नहीं जाना है, और स्पष्ट बोल ही दिया है कि जो शब्द कहा जा रहा है उसी का द्विहि, अब द्विहि में इन्होंने सुच प्रत्यय कर ही दिया तो हम ये भी मान सकते हैं कि जो द्वे भवतः हमें, अर्थात ये जो एकाचः द्वे, एकाचो द्वे प्रथमस्य में जो द्वे शब्द है ये वास्तव में सुच प्रत्यय के अर्थ को लिए हुए है, क्योंकि व्याख्याकार स्वयं बता रहे हैं द्विहि उच्चार्यते, दो बार, तो दो बार के लिए हम सुच प्रत्यय लगाते हैं। आचार्य ने सुच प्रत्यय नहीं लगाया है, उन्होंने सीधा ही द्वे बोल दिया है, तो बहुत सी बातें व्याख्या से स्पष्ट होती हैं। अच्छा इसके विषय में 439 में तीसरे वाक्य, तीसरे पंक्ति पद्मंजरी में दूसरा पंक्ति, यदा शब्द संबंधी उच्चारण संख्येय क्रिया रूपस्य शब्दस्य च। हाँ, अब ये उधर से वही दिखा रहे हैं कि यहाँ से देखो पीछे से कि अत्र द्वे इत्यस्य संख्येय अपेक्षायाम, संख्येय माने द्वे जिसको कह रहा है वो संख्येय हो गया, कोई अन्य वस्तु, जैसे दो मनुष्य, तो मनुष्य क्या हो गए, संख्येय, तो द्वे इत्यस्य संख्येय अपेक्षायाम, यदि हम संख्येय की अपेक्षा रखें इसे, तो उस अवस्था में शब्दानुशासन प्रस्तावात शब्द रूपे संख्येय, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं शब्दानुशासन, तो संख्येय क्या बनेगा, कोई शब्द ही बनेगा, तो शब्दानुशासन प्रस्तावात शब्द रूपे संख्येय, ठीक है ना, शब्द रूप संख्येय मानने पर, सती सप्तमी है ये, तो षष्ठी स्थान योगा इति वचनाद, अब ये भी सूत्र परिभाषा लगेगी यहाँ पर, इति वचनाद एकाचः प्रथमस्य, इसमें माना जाएगा फिर स्थान षष्ठी, इति स्थान षष्ठ्याम सत्याम, स्थान षष्ठी होने पर एकस्य स्थाने, क्योंकि एकाच समुदाय कितना है, एक, और वैसे भी एक वचन है एकाचः, षष्ठी का एक वचन, तो एकस्य स्थाने, अब जो द्वे क्या होगा, संख्येय, वो कोई अन्य शब्द होगा, तो द्वे शब्द रूपे भवतः, दो शब्द रूप हो जाते हैं, इत्यर्थो भवति, ये अर्थ निकल करके आया, और उसमें साथ में उसको पुष्ट करने के लिए उदाहरण दे दिया कि यथा अस्तेर भू इत्यादौ, तो वहाँ तो भू बोल दिया, वहाँ तो अब कल्पना हमें करनी ही नहीं है कि कौन सा आएगा स्थान में, लेकिन यहाँ दो वो कौन होंगे ये विचारणीय बन जाएगा, तो यथा अस्तेर भू इत्यादौ तदा स्थाने द्विर्वचनम इत्ययम पक्षो भवति, तो उस अवस्था में जैसे अस्तेर भू में कहा गया कि अस के स्थान पर भू होता है, यहाँ कहा गया एकाच के स्थान पर, एकाच के स्थान पर द्वे शब्द रूपे भवतः, दो शब्द रूप होते हैं, तो दो शब्द रूप में तदा स्थाने द्विर्वचनम इत्ययम पक्षो भवति, यानी उस एकाच समुदाय के स्थान में दो बार बोलना ये पक्ष आता है। यदा शब्द संबंधिनी उच्चारणे, शब्द संबंधिनी उच्चारणे संख्येये क्रियारूपस्य शब्दरूपस्य च स्थान्यादेश संबंध अयोगात् अध्याहृत उच्चारण क्रियापेक्षया एकाच इति कर्मषष्ठी। अब यहाँ ये दिखा रहे हैं कि एकाच में जो षष्ठी आई हुई है, यदि हम कर्मषष्ठी मान लेते हैं इसको, और कर्मषष्ठी भी किसकी अपेक्षा से, उच्चारण क्रिया, दो बार उच्चारण, तो उच्चारण में लिट प्रत्यय कृदंत हो गया शब्द ये, और कृदंत के कर्म में षष्ठी मानते हुए, तो उस समय वाक्य का अर्थ बनेगा एकाचो द्वे उच्चारणे भवतः,
जो एकाज समुदाय है उसके स्थान पर 2 बार उच्चारण होता है, अर्थात एकाचम द्विः उच्चारयेत इत्यर्थः। तदा द्विः प्रयोगो द्विर्वचनम, तब अर्थ क्या बनेगा कि 2 बार प्रयोग करना, ये द्विर्वचन इत्ययं पक्षो भवति, ये अर्थ हो गया। तत्र आद्ये पक्षे, अब यहाँ पर प्रथम पक्ष में स्थाने अंतरतमः इति वचनात्, क्योंकि ये भी परिभाषा लगने लगेगी स्थान षष्ठी मानने से, तो स्थाने अंतरतमः इति वचनात् शब्दतश्च अंतरतमयोर द्वयोर विधानात्, क्योंकि शब्द के स्थान पर हमें शब्द लाना है, तो आंतरतम्य हम देखेंगे शब्द के अनुसार। तो शब्दतश्च आंतरतमयोर द्वयोर विधानात् यद्यपि ये केचन प्राप्नुतः, वो कोई भी 2 प्राप्त हो सकते हैं, इति दोषावतार, इति दोष ये केचन प्राप्नुतः हैं, हाँ दोषान ये कुछ रह गया यहाँ पर, दोषान कैसे बन जाएगा? दोष अनवतार, तो दोष तो दिखाई रहे हैं कि अनवतार क्या होगा फिर? दोष ही तो दिखाना चाह रहे हैं, ये कुछ छूट गया यहाँ पर। यही तो है, इनकी पंक्तियों में अर्थ करते करते और बस कल्पना करते रहो। तो चलो कोई मिला करके निर्णय जो निकल करके आया, और व्याख्या में वो पंक्ति स्पष्ट हो ही गई है कि जो हम बोल रहे हैं, जो एकाच समुदाय है, ठीक है ना, उसी का 2 बार उच्चारण करना है। तो इसलिए कोई आपत्ति नहीं है उसमें, अगर स्थान षष्ठी भी हम मान लें किसी कारण से, और स्थान षष्ठी में हम अन्य कोई अंतरतम मिल नहीं रहा है, क्योंकि अनंत शब्द हैं, 2 का जोड़ा किन्हीं भी शब्दों का ले आओ। जैसे हमने कह दिया बालक बालक, तो क्या हम एकाच समुदाय के स्थान पर बालक बालक ये बोलने लगे? तो ऐसे बालक बालक क्या, फिर और बहुत सारे शब्द हैं भाई, शब्द का अंतरतम क्या होगा? शब्द ही होगा। तो उस अवस्था में क्या करेंगे हम? कोई अन्य नहीं मिलेगा, तो जो एकाच समुदाय है उसी को 2 बार बोल देंगे, उसका भी तो 2 भाग बन जाएंगे। 2 बार बोलने से 2 हो गया, डबल हो गया वो। तो इस तरह से निष्कर्ष यही निकलेगा अंत में जा कर के कि जो एकाच समुदाय है उसी का 2 बार उच्चारण, बस। अन्य कोई शब्दांतर नहीं लाना है, क्योंकि शब्दांतर लाएंगे तो हम उसका निर्णय नहीं कर पाएंगे कौन सा शब्दांतर आएगा। और फिर दूसरी बात यह है कि प्रयोगाधीन भी तो चलते हैं वैयाकरण, तो प्रयोग के अनुसार हम देखते हैं कि उसी धातु आदि को, समुदाय को द्वित्व होता ही है, 2 बार बोलते हैं उसके लिए, उससे भी निर्णय हो जाएगा। तो आगे है फिर लिटि धातु अनभ्यासस्य। तो लिटि धातु अनभ्यासस्य, यहाँ से द्वित्व का प्रकरण ये प्रारंभ हुआ है। और इसमें कहा कि लिटि परतः, बहुत व्यापक सूत्र है ये, 2000 धातुएं सभी जगह लगेगा, और फिर 2000 ही क्या, फिर नाम धातुएं, प्रत्यांत धातुएं, सनाद्यंत, किस किस को लेंगे हम, भरमार है पूरी। तो बहुत व्यापक सूत्र है ये, जहाँ जहाँ भी लकार आएगा लिट वहाँ ये सूत्र लगेगा। तो लिटि परतः, ये तो सप्तमी हो गई, पर सप्तमी। तो अनभ्यास से सूत्र में कहा गया। अब अनभ्यास हम किसको कहेंगे, ये किसका बनेगा विशेषण, ठीक है ना। तो सूत्र में कहा है धातु, तो अनभ्यासस्य धातु, ये तो बनी नहीं बात। धातु अभ्यास कब होती है, अर्थ ही नहीं बन पाएगा ऐसे। तो क्या हम स्वीकार करेंगे कि धातु में होगी अवयव षष्ठी। अब धातु में अवयव षष्ठी है तो अनभ्यास से धातु का विशेषण नहीं बनेगा अब ये, क्योंकि अवयव षष्ठी स्वयं सापेक्ष होती है। अवयव षष्ठी को अवयव चाहिए, ठीक है ना, अवयव चाहिए। तो धातु अवयवस्य, ये तो अलग बन गया शब्द, ये धातु के अवयव का। अब ये अनभ्यास का निर्णय नहीं हुआ कि ये किसका विशेषण है। तो धातु अवयवस्य, अब हमें अवयव ढूंढना है, वो कौन है। तो अवयव ढूंढने के लिए जो पीछे से अनुवृत्तियाँ आ रही हैं,
उसमें प्रथम से भी आ रहा है, द्वितीय से भी आ रहा है, और ये प्रथम से द्वितीय से ये दोनों विशेषण बनेंगे एकाचह के। इसमें थोड़ा देर लगती है संगति समझने में। तो प्रथम से और द्वितीय से ये जो षष्ठ्यंत शब्द आ रहे हैं पीछे के दोनों, ये बनेंगे एकाच के विशेषण। प्रथम से एकाचह, द्वितीय से एकाचह, इसको तो यहाँ जोड़ देंगे हम। अब ये जो एकाच है इसका अर्थ पीछे हम स्पष्ट कर ही चुके हैं कि वो समुदाय लिया जाएगा पूरा। तो जिसको भी एकाच कह रहा है वो पूरा समुदाय। अब ये क्या बना? ये बना धातु का अवयव। तो धातु अवयवस्य, ये जो अवयवमस्य में षष्ठी आ रही है, ये एकाच का विशेषण बनेगा। हो गया स्पष्ट? तो मुख्य चीज़ है यहाँ पर एकाचः। तो एकाचः का विशेषण बना अवयवस्य। अवयव किसका होना चाहिए? धातु का। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब ये जो एकाचः है इसी का विशेषण है अनभ्यासस्य। ठीक है ना? ये जो एकाच समुदाय है यहाँ देखेंगे कि इसका नाम अभ्यास तो नहीं है कहीं। तो पूरे सूत्र का अर्थ क्या बना कि सबसे मुख्य है यहाँ पर कि धातु का अवयव जो प्रथम एकाच है अथवा द्वितीय एकाच है वह अभ्यास रहित हो, अभ्यास नाम उसका न हो, अनभ्यास होना चाहिए, उसको द्वित्व होता है। तो यथा योगम शब्द इसलिए बोला गया है क्योंकि प्रथम से और द्वितीय से दोनों शब्द हैं इसमें। तो वहाँ पर जो धातुएं हलादी हैं वहाँ तो प्रथम से शब्द लगेगा ही, लेकिन जो धातुएं अजादी हैं उनके फिर दो वर्ग बन जाते हैं। उनके देखो हलादी यदि धातु है तो चाहे कितने ही अच हों, अच अधिक भी हो सकते हैं, जो अलग अलग समुदाय हैं अचों के वो पृथक पृथक भी हो सकते हैं, लेकिन होगा प्रथम से एकाचः। लेकिन आज़ादी है वहाँ दो वर्ग बन जाएंगे। एक तो ऐसी आज़ादी है जहाँ एक ही अच है, अच ही एक है, द्वितीय है ही नहीं, तो तब भी यही एकाच प्रथम से का ही संबंध जुड़ेगा। लेकिन यदि एक से अधिक अच के समुदाय हैं उसमें तब द्वितीय से शब्द जुड़ता है। ठीक है ना? द्वितीय से का संबंध तभी होगा, दो शर्तें होनी चाहिए उसमें पूरी, आज़ादी भी हो और एक से अधिक अच हो उसमें, क्योंकि द्वितीय मिलेगा ही नहीं तो फिर सूत्र लगेगा ही नहीं अजादिर द्वितीय से। तो ये हो गया। आगे फिर इसके पपाठ, पपाच, पपाठ, प्रोरुण नाव। तो पपाच पपाठ ये तो दोनों ही एक जैसे हैं। एक उदाहरण से भी काम चल सकता था क्योंकि दोनों ही धातुएं हलादी हैं, पच और पठ एक ही जैसी तो हैं, कोई अंतर नहीं है इनमें। तो इस तरह से ये तो हो गया आज हलादियों का उदाहरण और एकाच का। हलादी एकाच का उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण दिया है इन्होंने प्रोरणु नाव। एक उदाहरण इनको और देना चाहिए था, हलादी वो आज़ादी एकाच का, आज़ादी एकाच का। तो हम बढ़ा सकते हैं उसको, जैसे अट धातु है, क्या बनता है लिट लकार में? आट। तो द्वित तो वहाँ भी होगा, ठीक है ना, लेकिन वहाँ प्रथम एकाच को ही होगा आज़ादी होने पर भी, क्योंकि द्वितीय एकाच है ही नहीं उसमें। प्रोरुण नाव ये, इसको हम थोड़ा विचार कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये एक अलग प्रकार की धातु है। वैसे हमें दिखाई दे रही है दो अच वाली, ये ऊर्णु दो अच वाली है ना ये। तो दो अच वाली होने पर भी होना क्या चाहिए था कि द्वित्व करते समय द्वितीय एकाच को द्वित्व होना चाहिए। ठीक है ना? ऊर्णु में द्वितीय एकाच को द्वित्व होना चाहिए था। लेकिन इसको किसके समान माना गया? तो आगे जो पंक्ति आ रही है, वाच्य ऊर्णोर्णुवद्भावः, कि ऊर्णु धातु को णु के समान माना जाना चाहिए। अब णु के समान यदि मानेंगे तो दो बातें आई, एक तो इसमें एक अच हो गया, दूसरा ये हलादी बन गई, हलादी जैसी हो गई ना। अब ये, अब देखो धातु को बदलेंगे नहीं, कहीं रूपातिदेश करने लगो। ये जो सादृश्य दिखाया जा रहा है कि णुवत् भाव, तो णुवत् भाव का अर्थ णु करना नहीं है, णु के समान स्वीकार करना है। जो कार्य णु को मान करके हो सकते हैं वो कार्य सब हो जाएंगे। तो उस अवस्था में अब द्वित्व किसको होगा?
ऊर्णु नाव में देखो प्र को तो अलग कर लो और रूप क्या है ऊर्णु नाव, तो इसको माना गया णु के समान। तो एक तो कार्य यहाँ पर यह हुआ कि सबसे पहले इजादी होने के कारण से आम की भी प्राप्ति होती है, तो एक तो उसको रोका गया है। ये जो लिखा है ना निवाच्य ऊर्णोण्वद्भावः इति वचनाद ऊर्णोतेः इजादेः इति आम न भवति इजादेश गुरुमतो निरीक्षः, क्योंकि इजादी कहाँ मानी जाएगी अब तो ये हलादी मानी जाएगी, तो उस अवस्था में आम भी नहीं हो पाएगा इसको, क्योंकि लुट लकार में आम होता ही है, वहाँ पर वो हटा दिया गया। लेकिन अब द्वित्व करेंगे यहाँ पर, तो स्वरूप में तो ये आज़ादी ही है। यहाँ पर ये एक प्रयोग दिखाया गया है वाच्य ऊर्णोन्वद्भावः, पूरी परिभाषा कार्य का बोलो पूरा, याद है ना? ये नहीं है याद? ये तो बहुत प्रसिद्ध कार्य का है। वाच्य ऊर्णोर्णवद्भावो यं प्रसिद्धि प्रयोजनम आमश्च प्रतिषेधार्थम एकाचष्टेडुपग्रहात्। तो वहाँ क्यों माना गया है ऋणवद् भाव, ये भी दिखाया गया है। तो वो द्वित्व वाला पक्ष नहीं है वहाँ पर, वहाँ द्वित्व करने के लिए ऋणवद् भाव नहीं है। अगर हम द्वित्व करने वाला भी विषय ले लेते हैं, अर्थात ऋणु करने से हम द्वित्व में कुछ नियम लगाएंगे अब कि ये हलादी हो गई है तो प्रथम एकाच को द्वित्व होना चाहिए, तो वहाँ पर बता दिया गया है प्रयोजन कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से बताए हैं? यंग प्रसिद्धि ही, यंग करना। क्यों? यंग किन से होता है? हलादियों से होता है ना, और ये आज़ादी है। तो वाच्य ऊर्णोर्णवद्भावो यंग प्रसिद्धि ही प्रयोजनम, एक तो ये प्रयोजन हो गया। आमश्च प्रतिषेधार्थम, आज़ादी होने से आम की प्राप्ति हो रही थी, वो रुक गया। और एकाचष्ट, और एक अचवाली मान ली गई है, तो एक अचवाली मान ली गई तो उससे लाभ क्या हुआ? इट का प्रतिषेध भी हो गया। एकाच उपदेशे अंधाता, एकाचष्ट इडुपग्रहात्, इड उपग्रह माने इट को रोक देना। इन तीन कार्यों के लिए इसको णु के समान माना गया है, द्वित्व में नहीं लगाएंगे। तो ये जो पंक्ति आ रही है ना वाच्य ऊर्णोन्वद्भावः, ये केवल ये दिखाने के लिए है कि यहाँ आम की जो प्राप्ति हो रही है लिट लकार में वो नहीं होगी, और आम की जब प्राप्ति नहीं होगी तो ये सूत्र लिट धातु अभ्यास से द्वित्व करेगा ही। ये द्वित्व फिर उसी नियम से करेगा कि धातु आज़ादी है, इसमें दो अच हैं, तो दो अच में अब दूसरे अच का समुदाय कितना बनेगा? रेफ से प्रारंभ करेंगे, ऋणु। अब ऋणु में रेफ का तो द्वित्व निषेध कर ही दिया पीछे हमने, नंतरा संयुगादयः, तो ऋणु को द्वित्व होगा, तो ऊर को अलग कर दो। अब ऊर और उधर पहले वृद्धि आदि सारे कार्य कर लेंगे, आवादेश कर लेंगे, फिर दुर्वचनेची लगाएंगे द्वित्व करते समय। तो अभ्यास में आएगा नु, अगला हिस्सा होगा नाव, णल प्रत्यय मिला करके, उसके बाद फिर णत्व आदि कार्य हो जाएगा। इस तरह से बनता है ये प्रोऋणु नाव। तो इन्होंने जो उदाहरण दिए, एक तो पपाच पपाठ एक ही जैसा हो गया, प्रोऋणु नाव ये द्वितीय एकाच का हो गया। एक उदाहरण इसमें हम बढ़ा सकते हैं, आट, आज़ादी भी है लेकिन प्रथम एकाच को ही द्वित्व हुआ है, चाहो तो लिख लेना। इसमें इन्होंने प्रथमावृत्ति में दिया है नहीं, इसके उदाहरण में क्या दिया है इन्होंने? इन्होंने वही दिए हैं, लेकिन 8 उदाहरण देना चाहिए जिससे कि स्पष्टता हो जाए। नहीं तो प्रायः भ्रांति क्या होती है कि जहाँ भी हम आज़ादी धातुओं को देखते हैं तुरंत हमारा ध्यान पहुँचता है आज़ादेर द्वितीयस्य। तो ये सदा ध्यान रखना है कि हम इस सूत्र को कहाँ लगाते हैं। जब तक दो वच नहीं आएंगे तब तक आज़ादेर द्वितीयस्य नहीं लगेगा। अब इसके प्रत्युदाहरण, उसमें और स्पष्टता आएगी कि लिटि इति किम, अब क्री धातु है, हलादी है, एक आज समुदाय भी है उसमें, लेकिन लकार कौन सा आ गया? लुट, तो ये सूत्र हट जाएगा। तो कर्ता हटता, यहाँ भी द्वित्व प्राप्त होता अगर केवल लिटि शब्द हटा देते और धातुरन अभ्यास से बोलते तो यहाँ भी होने लगता। धातुरिति किम, धातु भी होना चाहिए, क्योंकि हम जब कोई कृत प्रत्यय कर लेते हैं तो शब्द बन जाता है कृदंत, कृदंत होने से बन जाता है प्रातिपदिक, ठीक है ना।
तो उस अवस्था में धातु रहेगा नहीं वो। जैसे श्री धातु है तो श्री धातु से लिट लकार तो ले आए, लेकिन लिट लकार लाने के बाद अब क्या करेंगे इसमें श्री धातु में? लिट के स्थान पर क्वसु करते हैं ना, तो ये हो गया वस, तो श्रीवस ये बना। अब यहाँ पर क्वसु प्रत्यय का नाम है कृत, तो धातु तो नहीं रहेगा ना, अब ये प्रातिपदिक बन चुका है, लेकिन स्थानीवत होने के कारण से उसको भी लिट माना जाएगा, और लिट माना जाएगा तो उस अवस्था में इन्होंने उदाहरण किसका दे रहे हैं ये? सश्रीवांशो विष्णुविरे। अच्छा, विष्णुविरे को समझाना चाह रहे हैं ये। सश्रीवांश में भी घटा सकते हैं वैसे हम, लेकिन उसके लिए यहाँ पर प्रमुखता नहीं दी गई है। ये विष्णुविरे में दिखाना चाह रहे हैं कुछ बात। जैसे धातु क्या है यहाँ पर? शुरू, और शुरू धातु से यदि हम लिट लकार लाएं तो लिट लकार में क्या विकरण आता है? लिट लकार तो आर्धातुक माना जाता है, परंतु यहाँ तो शुनु प्रत्यय किया गया है स्वादिभ्य है शुनु से, तो वो इस कारण से किया गया है कि लिट लकार क्योंकि आर्धातुक होता है, लेकिन उसी के आगे सूत्र है लिट च के आगे लिंगाशिषि फिर छंदसी उभय था। तो वेद में जब ये धातु आती है तो वहाँ पर लिट लकार को सार्वधातुक भी कह सकते हैं। अब जब सार्वधातुक मान लिया तो स्वादिभ्य है शुनु से शुनु आ गया। अब शुनु आ गया तो स्थिति क्या बन गई अब? और शुरू को श्री आदेश भी हो जाएगा, तो श्री और नु ये स्थिति है। और आगे तो लिट लकार आना ही है, क्योंकि लिट लकार को ही तो हमने सार्वधातुक मानना है। तो लिट में झ आया और झ को हो गया इरेज आत्मनिपद में, तो शुरू श्री नु इरे। अब ये सूत्र लग रहा है कि नहीं? लिट लकार परे रहते हैं, जो धातु ऐसी है कि जिसका धातु का प्रथम एकाच जो समुदाय है वो अभ्यास संज्ञा यदि नहीं है तो उसको द्वित्व होता है। तो यहाँ पर लिट लकार परे रहते कितना भाग है? इधर का कितना भाग है? बोलते जाओ, कितना भाग है? नहीं समझ में नहीं आएगा फिर। लिट लकार परे रहते देखना है कितना भाग है। श्री नु ये धातु है क्या? धातु तो श्री है ना, नु धातु नहीं है। तो श्री के परे लिट लकार मिल रहा है क्या? श्री के परे तो लिट लकार है ही नहीं, और जिसके परे लिट लकार है नु वो धातु नहीं है। हो गया स्पष्ट? अब यहाँ दिए हम ये कहते हैं कि धातु शब्द को हटा दें, इतना कहते हैं लिटि अनभ्यासस्य। लिट लकार पर रहते जो एकाच समुदाय है उसको द्वित्व होने लगेगा। वो एकाच समुदाय चाहे धातु का हो चाहे धातु प्रत्यय मिला करके हो, किसी का भी हो, कोई विशेषण तो रहेगा ही नहीं फिर। तो इसलिए यहाँ द्वित्व न होने लगे, इस कारण से धातु ग्रहण करना भी आवश्यक था। तो यहाँ द्वित्व नहीं हुआ है, बस बन गया ऐसे ही। श्री है आगे नु है और इरे आगे आ रहा है इरेच आदेश करके और यण आदेश हो करके विश्रृणविरे। ऐसे ही सुनविरे में घटा लो, इम इंद्राय सुनविरे, कोई अंतर नहीं है। वहाँ शु धातु है और शु धातु के आगे भी ऐसे ही लिट लकार लाएंगे, उसको छंद से भय साथ सार्वधातुक बनाएंगे और स्वादिभ्य हष्णु से शनु आएगा। उस अवस्था में उसको भी द्वित्व नहीं हो पाया धातु न होने के कारण से, और जो धातु है उसके आगे लिट लकार नहीं है। दोनों बातें देखी जाएंगी। कोई कहे कि धातु है तो यहाँ पर आप कह रहे हो कि धातु रीति किम, धातु है तो धातु है तो उसका निषेध नहीं है, लेकिन लिट लकार से पूर्व धातु कहाँ है? उससे पूर्व तो विकरण आ रहा है। आगे देखो अनभ्यासस्य इति किम। अब अनभ्यास का प्रत्युदाहरण कब बन सकता है बताओ? लिट लकार लाने से पहले, लिट लकार लाने, अभ्यास कब बनता है? द्वित्व होने पर। अभी हम लिट लकार लाए नहीं है, अभ्यास बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? लिट के अतिरिक्त भी तो अन्य प्रत्ययों के परिणति द्वित्व होता है, सन है, यंग है इत्यादि। चंग को अभी नहीं लेंगे,
सन और यंग परे रहते, सन्नंत और यंगंत परे रहते नहीं कहा जाएगा, सन्नंत और यंगंत को भी द्वित्व होता है। और जब द्वित्व होगा तो पूर्व का नाम अभ्यास हो ही जाएगा। उस सन्नंत या यंगंत से लाए हम लिट लकार। अब वहाँ क्या स्थिति बनेगी? वहाँ हम जो प्रथम एकाज समुदाय देखेंगे उसका नाम अभ्यास होगा कि नहीं? वो अभ्यास ही होगा पहले से ही, तो वहाँ द्वित्व नहीं होता। अब इसको एक वाक्य में यदि कहें तो इसको यूँ भी कह सकते हैं कि एक बार यदि धातु को द्वित्व हो जाए तो दोबारा नहीं होता। ठीक है ना, दोबारा नहीं, दो बार द्वित्व नहीं होगा कि एक बार और करें हम, क्योंकि एक बार पहले कर चुके हम सन और यंग के कारण से। तो उदाहरण उन्होंने कौन सा दिया है? यंगंत का दिया है, नो नाव। तो नो नाव वृषभो यदीदम। तो नो नाव में क्या करेंगे हम? धातु वहाँ पर जो मैंने कहा था ना कि वाच्य ऊर्णोन्वद्भाव, एक तो वो है, लेकिन यहाँ धातु ऋणुस्तव अलग से है ही। तो ऋणुस्तव धातु से यहाँ पर नु, इस धातु को धातु से यंग प्रत्यय कर लेंगे पहले, और यंग प्रत्यय करके फिर द्वित्व भी हो जाएगा है, नु नु या। उसके बाद अभ्यास में अभ्यास संज्ञा तो हो ही जाएगी। अब ये ध्यान रखना है कि प्रथम जो नु है ये अभ्यास बन चुका है, फिर गुणों यंग लोगों से गुण भी हो जाएगा इसको, यानी कि पूरा बन गया शब्द नो नु या। अब फिर दोबारा धातु बनाइए, धातु संज्ञा हो गई। धातु के अधिकार में फिर हमने अच प्रत्यय ले लिया। नहीं, अच प्रत्यय क्यों, यहाँ तो लिट लकार ला रहे हैं सीधा, तो लिट लकार ले लिया। लेकिन यंग का तो लुक अच परे होने पर भी होता है, ना हो तब भी हो जाता है, यंग का कर दिया गया लुक। अब क्या स्थिति है? नोनू आगे आ गया लिट लकार। अब द्वित्व की प्राप्ति होगी कि नहीं? और दूसरा यहाँ पर धातु प्रत्यांत भी बन चुकी है, ये ध्यान रखना है। और प्रत्यांत धातुओं से जब लिट लकार लाती हैं तो कास प्रत्ययात आम, आम भी लाना होता है वहाँ पर। लेकिन आम के आगे शब्द कौन सा है सूत्र में? मंत्र को छोड़ दो, छोड़ दिया तो आम नहीं किया गया। तो नोनू और लिट, अब लिट के स्थान पर नल आदि करके अब यहाँ लिट धातु अभ्यास से स्पष्ट ही हलादि है ही धातु, ये प्रथम एकाज समुदाय को द्वित्व होने लगा। लेकिन जब देखा कि अभ्यास को नहीं करना है, इसका नाम अभ्यास है प्रथम एकाज समुदाय का, तो इस तरह से द्वित्व रुक गया। आगे फिर नो नाव बन जाएगा। तो ये हो गया। आगे है सामान्या मरुतः सम्मिमिक्षु। सम्मिमिक्षु उदाहरण है ये। तो सम्मिमिक्षु में सम तो उपसर्ग है और धातु क्या है? मिह। मिह सेचने, तो मिह सेचने धातु से भी यहाँ पर पहले लाएंगे सन प्रत्यय। तो मिह स, और सन प्रत्यय लाने के बाद इसमें मिह स, हाँ हलंताच्य, सन को कित कर लेंगे ना तो गुण भी नहीं होगा, लेकिन होढ़ा तो लग जाएगा। अब होढ़ा जब लगाएंगे तो हकार को ढकार कर लेंगे, तो मिढ़ सा। बुद्धि में आ रहा है सब या लिख के बताया जाए? लेकिन लिख के बताऊं कैसे मैं? तो मिढ़ सा ये हो गया। अब मिढ़ सा है तो सकार परे है तो ढकार को ककार भी कर लेंगे, तो षढ़ो का सी से ककार भी हो गया, तो बन गया मिक। मिक और सा, इसको मिल और सा को शा कर लो, फिर मिक्ष। इडागम यहाँ होगा नहीं क्योंकि धातु एकाच है ना, तो एकाच उपदेश अनुदाता से इट को रोक दिया जाएगा। अब यहाँ पर द्वित्व जब करेंगे तो उस अवस्था में मिमिक्ष इतना रूप बन चुका है, ये हमने पहले बना लिया। सम उपसर्ग लगा करके पहले हमने सम मिमिक्ष इतना बना लिया, फिर धातु संज्ञा की है, उसके आगे फिर लिट लकार लेकर के आएंगे। अब ये सूत्र आएगा सामने। लिट लकार के स्थान पर हमने बहुवचन में झी प्रत्यय ला करके और उस आदेश कर लिया। उसको किससे करेंगे उस आदेश? झेड़ जुस से।
किससे करेंगे? परस्मैपदानाम णल अतुस उस, ये वो वाला उस है, यहाँ लिट लकार की बात हो रही है। तो उस आदेश कर लिया तो सम मिमिक्ष और उस, ठीक है ना, झी के स्थान पर उस कर लिया। अब लिट लकार के प्रत्यय कैसे होते हैं? आर्ध धातु को, तो आर्ध धातु होते हैं तो आकार का भी तो लोप कर लेंगे हम सरलता से। अब आकार का भी लोप कर लिया, सम मिमिक्ष में जो सन में अ है, सा का अ, उसका लोप कर दिया। लेकिन ये सूत्र जो है जब ये द्वित्व करने के लिए आया तो यहाँ जिस एकाज प्रथम एकाज समुदाय को द्वित्व कर रहे हैं उसका नाम क्या है? अभ्यास। अब ये द्वित्व नहीं कर पाया, बस बन गया सम मिमिक्षु। तो इस तरह से अनभ्यास की भी आवश्यकता थी, तो सभी पदों का इन्होंने प्रयोजन दिखा दिया। आगे देखो, बहुत सुंदर वार्तिक है ये कि द्विर्वचन प्रकरणे छंदसि वेति वक्तव्यम। अब ये पूरे सूत्र पर ही लग जाएगा ये कि वेद में द्विर्वचन प्रकरण का जब विषय आता है लिट लकार परिणयते, तो वहाँ पर विकल्प से होता है। इसका तात्पर्य है कि द्विर्वचन नहीं भी होता। और बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, कई बार बोला है मैंने, तुम लोगों को शायद सुन सुन के याद भी हो गया होगा या नहीं हुआ है अभी। अगर याद हुआ है तो सुनाओ। आधा तो इसी में लिखा है, आधा नहीं, 1/4, 1/4 तो इसी में लिखा है। कितना ही याद है बस। यो जागार तमृचः कामयन्ते, यो जागार तमु सामान्यन्ति, यो जागार तम अयम सोम आह, तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः। गूगल से निकाल लेना, इसको याद कर लेना, बहुत सुंदर मंत्र है हमारे जीवन में प्रेरणा देने का। तो इसमें जागार 3 बार आया हुआ है। यो जागार तमृचः कामयन्ते, यो जागार तमु सामान्यन्ति, यो जागार तमयम सोम आह। तो 3 बार जागार शब्द है ये। अब यहाँ लोग विचार करते रहते हैं जागार बन कैसे गया ये, क्योंकि लिट लकार में बनाते हैं तो वही समस्या आती है उनको कि ये फिर द्वित्व होना चाहिए, जजागार बनता है ना। भाषा में इसका बनेगा रूप जजागार, यहाँ बन रहा है जागार। तो परमात्मा कहता है मैं अधिक बोल करके क्या करूँगा, मेरा छोटे शब्द से ही काम चल जाएगा। तो जागार, तो द्वित्व नहीं हुआ है, बस ये दिखाने के लिए ये वार्तिक ने विकल्प कर दिया है इसमें। और देखो, हम लोग बोलते हैं ददाती, लेकिन मंत्रों में दाती प्रियाणी। तो नियमों का उल्लंघन सबसे अधिक कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है कि जीवात्मा? जीवात्मा को तो नियम में बांध दिया गया है और स्वयं उच्छृंखलता। तो ऐसा नहीं है, बहुत व्यापकता है वेदों में। आगे है संज्ञो। तो संज्ञो सूत्र, यहाँ जो विभक्ति आ रही है संज्ञों में, सप्तमी भी हो सकती है और षष्ठी भी हो सकती है। तो फिर व्याख्या में बताना पड़ेगा कौन सी है, तो षष्ठ्यंत इसको माना गया है। तो धातु, क्योंकि पीछे लिटी में सप्तमी थी, लिट परे रहते, तो तुरंत ही प्रकरण के अनुसार अर्थ क्या निकलता है, मुख से कि सन और यंग परे रहते, क्योंकि पीछे हमने कहा है लिट परे रहते, वो अभ्यास बन गया परे रहते वाला। तो यहाँ बदलना पड़ेगा अभ्यास। तो धातुरनभ्यासस्य इति वर्तते, तो संयंगो इति च षष्ठ्यंतम एतत्। अब पूरा ही समुदाय हो जाएगा फिर। तो सन्नन्तस्य यङन्तस्य च, बाकी सारी बातें ज्यों की त्यों घटेंगी जो हमने पीछे देख ली हैं कि अनभ्यासस्य ये बनेगा विशेषण एकाचः का, और धातुरवयवस्य ये भी एकाचः का बनेगा विशेषण, और प्रथमस्य द्वितीयस्य ये भी एकाचः के बनेंगे विशेषण। सब उसी पर केंद्रित हैं ये। यथा योगम द्वे भवतः। तो यहाँ जो प्रक्रिया होती है इसमें सन प्रत्यय पहले कर लेंगे, तो पच धातु से सन प्रत्यय ला करके इडागम होना है न होना है ये सारे निर्णय हो जाएंगे हैं। इकोझल लगाना है, हलंताच लगाना है, ये सारी बातें पहले ही स्पष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ तो केवल हमें इट को ही रोकना है बस। एकाच उपदेश से इडागम नहीं हुआ है, चो को लगा करके
बाद में बनेगा, लेकिन उससे पहले हम द्वित्व करेंगे। तो द्वित्व करने के लिए अब सन्नंत को हमें पूरा पकड़ना है। तो सन्नंत कितना है? पच सा। अब पच सा में प्रथम एकाज समुदाय, तो प्रथम एकाज समुदाय कितना बना? बस केवल सा का अ ही तो बचा है। अगर हम दोनों ओर के सारे व्यंजन ले लें तो सा का आ ही तो बचा, पूरे का पूरा द्वित्व हो गया। उसके बाद फिर हलादि शेषा जब लगाएंगे तो एक ही हल बचेगा प्रारंभ का, तो पपच सा। उसके बाद फिर सन्नितः लगाते हैं, और सन्नितः सब जगह तो लगेगा नहीं, अभ्यास में जहाँ आकार है वहीं तो लगेगा, हर धातु में नहीं लग सकता। तो पिपच सा और चौकू आदि लगा करके पिपक्ष। अब ये धातु संज्ञा फिर दोबारा होगी इसकी, तब लट लट लकार आ पाएगा, और शब्द भी आएगा फिर इसमें, अतोगणे लगाएंगे वो, हाँ अतोगणे से पररूप हो जाएगा तो पिपक्षति। अब यहाँ यदि हम लिट लकार लाते हैं तो लिट लकार में यहाँ क्या होना है? अब विपक्ष धातु से यदि लिट लकार लाया जाए तो वहाँ क्या होता है? ये प्रत्यांत बन चुकी है ना, तो वहाँ स्पष्ट है कि कास प्रत्याद आम सूत्र ही लगता है। तो उस अवस्था में फिर लिट धातु अभ्यास से लग नहीं पाएगा, उसका प्रसंग ही नहीं आएगा। वो लगेगा भी तो कहाँ लगेगा? जाके जो अनुप्रयोग में धातुएँ आ रही हैं, क्री है, भू है, अस है, वहाँ जाके अपना काम करेगा वो क्योंकि लिट का तो लुक हो जाएगा आम सूत्र से। तो पिपक्षति, और दूसरा दिखा दिया है इन्होंने पत धातु का रूप। अब पत धातु में तो इडागम भी होना है, ठीक है ना, तो पिपति क्षति। ऐसे ही अरिरी क्षति में भी जब री धातु से करेंगे सन प्रत्यय, तो री धातु से सन प्रत्यय करेंगे तो किस तरह से करेंगे? यहाँ पर फिर आगे गुण करेंगे अरिशा। हाँ, तो गुण किससे करेंगे यहाँ पर? तो उसमें री है क्या? इसमी पूंग रंज और वश, री और रंज को भी पर रंज बना तो वहाँ पर संधि हो रही है री और अंजू, ठीक है ना, अंज। तो री और अंज का रंज है, रंज धातु नहीं है अलग से। एक रंज उसको कहते हैं ना कि ये इस परिवार में बड़ा रंज हो रहा है, बड़ा शोक हो रहा है एक वो भी रंज होता है तो इस तरह से इससे इडागम करके और गुण करके बन जाएगा अरिशा। अब अरिशा ये बना सन्नंत पूरा। अब इसको जब द्वित्व करेंगे तो स्पष्ट है कि अब तो यहाँ पर आज़ादी भी दिखाई दे रहा है, हमें द्वितीय एकाज भी दिखाई दे रहा है। तो द्वितीय एकाज दिखाई दे रहा है तो ऋष्य को द्वित्व हो जाएगा। ये पीछे हमने विचार कर लिया था इस पर। तो अरिरिषति। ऐसे ही उन्द धातु में भी है, तो उन्द में भी सन प्रत्यय इडागम उन्देश। अब यहाँ पर भी जब द्वित्व करेंगे द्वितीय एकाज समुदाय को, तो नकार से प्रारंभ करते हुए चलेंगे तो उन्देश, लेकिन नकार को होना नहीं है तो दिश को द्वित्व हो जाएगा, तो उन दिदिशति। तो इस तरह से इन्होंने हलादी का और आजादी का दोनों उदाहरण दिखा दिए। ठीक है, आगे है फिर यंगंत का उदाहरण। यंगंतों में थोड़ा कुछ कार्य बढ़ जाता है। तो जैसे पहले दिया इन्होंने पापच्यते, तो पहली बात तो यंग प्रत्यय सब धातुओं से होता नहीं है, उसमें शर्त लगी हुई है कि हलादी भी होना चाहिए, एकाच भी होना चाहिए, और सन में कोई ऐसी बात है ही नहीं। तो पापच्यते, तो पच धातु से यहाँ पर धातु रेखा जो हलादे से यंग करने के बाद जब पच यह इतना बन चुका है तभी तुरंत ही ये सूत्र लग जाएगा, और कोई कार्य करना नहीं है उसमें, इडागम आदि का कोई प्रसंग होता नहीं है। तो अब यहाँ पर प्रथम एकाच यानी कि पच इतने को द्वित्व हो जाएगा। यकार को जोड़ भी लें साथ में हम, क्योंकि दोनों ओर के व्यंजन जब सारे लिए जाते हैं तो कहाँ तक का बना एकाच समुदाय? पच या यकार तक, पच और यकार भी आगे।
हलादि शेष से प ही शेष रहेगा। तो पपचिय, ठीक है ना, और पपचिय बना करके फिर प को दीर्घ भी कर लेंगे अभ्यास में दीर्घ की तरह से, तो पापचिय। अब क्योंकि यंगंत धातु हैं ये, तो यंगंत धातुओं का रूप सदा आत्मनिपद में चलते हैं क्योंकि यंग में ङकार लगा हुआ है। तो पापच्यते। हटाट्यते में अट धातु से किया गया, और अट धातु से ये तो हलादी है नहीं, यहाँ पर यंग करेंगे कैसे, ये प्रश्न उठेगा। तो वहाँ वार्तिक दिया हुआ है एक, यंग विधौ सूची, सूत्री, मूत्री, अट्यर्ति और अशु, ऊर्णोति, इनका वहाँ पर उपसंख्यान किया गया है। ऊर्णोति नाम उपसंख्यानम। तो आज़ादी वहाँ पर गिनती कर दी गई है। और कुछ गिनती ऐसी है जो कि एक आच न होने के कारण से, यानी कि 2 अच वाली होने के कारण से प्राप्त नहीं हो रहा था, जैसे कि सूची, सूत्री, मूत्री, णिजंत धातुओं से। तो उनसे यंग प्रत्यय का विधान किया गया है। तो इस तरह से अट धातु से यंग प्रत्यय करके अट और या। अब यहाँ पर जब संनिगो सूत्र लगाएंगे तो तुरंत द्वितीय से एकाचह का संबंध जुड़ेगा, आज़ादी है ना। तो द्वितीय एकाच अट्य, इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें, ट्या। अब अ को अलग कर दो तो ट्या ट्या, हलादि शेषः ट ट्या, फिर दीर्घ करके अटाट्यते। या यज्यते, तो या यज्यते में क्या विशेषता है, और ये हलादी है, बस इतना ही अंतर है। जैसे हमने पापच्यते बनाया था ऐसे ही या यज्यते बनेगा, कोई भी अंतर नहीं है। और संप्रसारण क्यों नहीं हुआ इसको, यज को, क्योंकि यंग प्रत्यय तो ङित है। केवल कित प्रत्यय पर रहते हैं। हाँ, क्योंकि कित है ना वहाँ, वची स्वपी जाति नाम किति, और ये है ङित। हाँ, ग्रहिजया में आ जाती तो हो जाता। अरार्यते, ये री धातु का है। जैसे पहले हमने बनाया था री धातु का, सन प्रत्यय में बनाया था ना अरिरिषति, तो सन प्रत्यय में तो बना अरिरिषति, और यंग प्रत्यय करेंगे तो री धातु से यंग ला करके यहाँ गुण की तो प्राप्ति नहीं हो रही है क्योंकि यंग प्रत्यय ङित है। लेकिन यहाँ गुण करने के लिए आचार्य ने एक अलग सूत्र बनाया हुआ है, गुणोर्ति संयोगाद्यो के नीचे यंगीचा। तो यंग प्रत्यय आगे आने पर भी इसको गुण कर लेंगे तो बन गया अर्य। अब ये आज़ादी और दूसरा भी अच है इसमें, तो रिया समुदाय को द्वित्व किया जाएगा। अब रिया समुदाय को द्वित्व करेंगे तो रेफ आ रहा है संयोग के आदि में, तो निषेध प्राप्त हो रहा है रेफ का, तो नंद्रा संयोगादय से। तो क्या उत्तर है इसका, फिर इसका समाधान कैसे करेंगे। हाँ, तो यकार परक रेफ है, ये रेफ है तो संयोग के आदि में, लेकिन यकार परक रेफ है, तो यहाँ वो सूत्र निषेध नहीं करेगा। तो रिया रिया, हलादि शेषः र रिया, दीर्घ होकर के अरार्यते। और प्रोरणोनुयते, तो यहाँ ऊर्णु धातु आज़ादी है, यंग प्रत्यय प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन पीछे अभी हमने चर्चा की थी कि वाच्य ऊर्णोर्णवद भावो यंग प्रसिद्धि ही, यंग लाना है हमें, तो नु के समान मानने से यंग आ गया है, तो ऊर्णु और या। अब ऊर्णु और या, ऊर्णु या बन गया। अब यहाँ पर ऊर्णु या में आज़ादी होने से द्वितीय एकाच पकड़ेंगे, और द्वितीय एकाच में संयोग के आदि में रेफ आ रहा है ऋणो, ऊर्णु या, तो ऋणु को प्राप्त हो रहा है, तो रेफ को हटा देंगे, ठीक है ना। तो नु को द्वित्व होगा केवल, और अभ्यास में फिर गुण हो जाएगा। किससे, गुणो यंग लुको हो, यंग हो या यंग का लुक हो जाए, दोनों ही अवस्थाओं में गुण करता है ये अभ्यास को। तो प्रोरणो नूयते,
और बाकी यहाँ पर जो दीर्घ हो गया है ये नू को, तो दीर्घ करने के लिए तो अलग सूत्र है, अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ। आगे अनभ्यासस्य इत्येव, ये नियम यहाँ भी लागू रहेगा। तो पहले यदि हमने सन या यंग कर लिया, देखो यहाँ पर उदाहरण बन रहे हैं सन्नंत और यंगंत के। तो पहले हमने सन कर लिया है, ठीक है ना, जुगुप धातु से, और यंग कर लिया है लू धातु से। तो उस अवस्था में तो हमने लगा लिया इसको सन्निंगो सूत्र को। गुप्तिज के दिव्या सन से पहले हमने गुप धातु से सन प्रत्यय करके बना लिया जुगुप स, तो ये सूत्र लग गया कि नहीं, सन्निंगो हो, इसने अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, अब एक सन और लाना चाह रहे हैं हम, तो सन्नंत से दोबारा सन आता है क्या? बुखारी का याद है कि नहीं? सन्नंत से सन नहीं होता है। सन्नन्तान् न सनिष्यते। पूरा बोलो देवी जी, पूरा सुनाओ। शैशिकान मतुबर्थियात, शैशिको मतुबर्थिकः। हाँ, फिर आगे स्वरूपः प्रत्ययो निष्ठः सनन्तान्न सनिष्यते। लेकिन वो जो सन है ना, ये उसकी बात हो रही है जो इच्छा में सन करते हैं हम। धातु कर्मणः समान कर्तृकादि इच्छायां वा। अब इच्छा में सन हमने कर लिया और फिर दोबारा इच्छा करें और उसकी कि पठितुम इच्छति, कि नहीं नहीं नहीं, ये पढ़ने की इच्छा करता है, ये क्या हुआ? फिर तिबारा और बोलते हो कि पढ़ने की इच्छा करता है, इसकी सीमा जाएगी कहीं, रुकेगी फिर? तो इसलिए सनंत से दोबारा सन नहीं। लेकिन ये जो सन है यहाँ पर, ये तो स्वार्थ में हुआ है, गुप्तेश की दिव्या सन। वो ठीक है, वहाँ पर अर्थ स्पष्ट कर दिए हैं वैसे उसके कि किन किन अर्थों में करेंगे वो, लेकिन इच्छा अर्थ में नहीं है ये। तो जुगुप्सु का अर्थ क्या होता है? घृणा करना। अब घृणा करने की इच्छा करता है, ये तो बोल ही सकते हैं ना। तो एक सन और आ गया। अब ये धातु कर्मण से आया, तो धातु कर्मण से दोबारा सन लाए, तो फिर ये सन्निंगो सूत्र लगने लगा। तो इसको समझाया कि देखो अनभ्यास से पीछे से आ रहा है, सावधान रहना है। अब क्योंकि हम जिस प्रथम एकाज को द्वित्व करना चाह रहे हैं, जू को, ये है अभ्यास, इसको द्वित्व नहीं होगा। तो फिर सन प्रत्यय ला करके इडागम करके जुगुप्सी क्षते, ऐसा ही बनेगा। तो जुगुप्सी क्षते का अर्थ क्या हो गया? घृणा करना चाहता है, जुगुप्सितुम इच्छति। ऐसे ही लू धातु से यंग प्रत्यय करके लोलू ये बना लिया पहले, और लोलू में यह सूत्र लग ही गया सन्निंगो हो। लेकिन उसके बाद अब सन प्रत्यय किया, तो यहाँ तो हो ही जाएगा सन। पहली बार इच्छा हो रही है, इनके बार बार काटने की इच्छा करता है। अब सन प्रत्यय ला करके हम द्वित्व करना चाहेंगे, तो अब अभ्यास बन गया, वो जो प्रथम एकाज समताय है उसको द्वित्व नहीं होगा। तो लोलुई शते। आगे श्लव। अब पीछे हमने लिटि धातु और अनभ्यासस्य सूत्र में लिटि में सप्तमी देखी, फिर आगे संयोगों में षष्ठी आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर फिर सप्तमी आ रही है। और सप्तमी भी ऐसे शब्द में आ रही है कि जिसके अर्थ पर जब विचार करते हैं तो ढूंढने से नहीं मिलता। कभी मिलता है श्लू परे, उसको ढूंढा हमने तो मिला ही नहीं कहीं पर। श्लू मिलता है कहीं पर, लेकिन पाणिनि तो कह रहे हैं श्लू परे रहते। ये तो कर रहे हैं स्वीकार, हाँ परे है, आपको भले नहीं दिखाई दे रहा लेकिन परे तो है। तो श्लू ठीक है, प्रत्यय के अदर्शन का नाम है। तो प्रत्यय के अदर्शन का नाम है, तो प्रत्यय का अदर्शन दिखाई दे रहा है कि नहीं? अदर्शन है तो दिखाई कैसे दे रहा है? जब है ही नहीं तो दिखाई कैसे दे रहा है? हाँ, गुणों यज्ञ लोगों में लुक परे रहते। अब बताओ लुक परे कहाँ ढूंढे हम? ढूंढते रहो, कहीं मिलेगा ही नहीं।
तो इस तरह से जो भी भाव है वो निकालना होता है। कहने का तात्पर्य जो प्रत्यय आया उसका आदर्शन शुरू कह करके किया गया है, यदि बस इतनी सी बात है। ऐसी स्थिति होने पर तो हम कह सकते हैं कि अभाव परे होने पर, यानी कि भाव नहीं है तो अभाव है, कुछ तो है। तो श्लौ परतः, और बाकी पूरे का पूरा वैसा ही अर्थ होगा कि अनभ्यासस्य धातुः अवयवस्य प्रथमस्य एकाचः द्वितीयस्य वा। ये वाक्य तीनों सूत्रों में याद कर लो। अनभ्यासस्य इन्होंने देखो शैली भी यही अपनाई है। देखो इस अर्थ को हम पिछले सूत्र में देखें तो वहाँ भी देखो जो का तो मिलेगा, अनभ्यासस्य धातुः अवयवस्य प्रथमस्य एकाचो द्वितीयस्य वा। और लिट धातु में देखें तो अनभ्यासस्य धातुरवयवस्य प्रथमस्य एकाचो द्वितीयस्य वा, है ना जो कहते हैं सब। तो ये सब में ऐसे ही लगता है, यथा योगम देव होता है यहाँ तक। तो इस तरह से श्लू पर रहते। और श्लू जो है वो केवल एक ही स्थल पर वहाँ आया है, जो इत्यादिभ्य है श्लू। तो हु धातु से जब शप आया, शप का हो गया श्लू अर्थात अदर्शन, तो उस अवस्था में श्लौ सूत्र द्वित्व करने के लिए आ गया। तो हु ती और बाकी सारे कार्य करके फिर पहले को शु लगाते हैं, फिर दूसरा सूत्र कौन सा लगाएंगे, क्योंकि कोह शु से तो हकार को झकार होगा। फिर दूसरा कौन सा लगाएंगे जकार करने के लिए, अभ्यास से चर्च। हाँ, तो दो सूत्र लगते हैं यहाँ, ध्यान रखना है, ठीक है ना। कोहोष्टु भी लगेगा और अभ्यास चर्चा भी लगेगा। विभेति में एक से ही काम चल जाएगा, अभ्यास चर्चा से। तो भी धातु से विभेति बन जाएगा, हरि धातु से जिहरेति, यहाँ भी दोनों सूत्र लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है श्लोक सूत्र। आगे है चंगी। चंग प्रत्यय में थोड़ा और सिद्धियाँ थोड़ी जटिल बन जाती हैं, उसको भी स्पष्टता से अभ्यास करना होता है। और चंग प्रत्यय होता कहाँ है पहले ये देखना होता है। तो जैसे श्लोक में सप्तमी है ऐसे ही चंगी में भी पर सप्तमी है, परे रहते होना चाहिए। तो चंग प्रत्यय कहाँ करते हैं हम? चंग प्रत्यय करते हैं जब धातु से पहले णिश प्रत्यय हो चुका होता है। कुछ धातुएं ऐसी हैं जहाँ पर णिश प्रत्यय बिना किए भी चंग हो जाता है। श्री द्रु श्रु, क्यों णी अलग है, णी श्री द्रु श्री, श्री णी श्री द्रु श्रुभ्यः कर्तरी चंग, और कर्तृवाच्य में चंग होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से चंगी परतः, बाकी सब जो का त्यों है अर्थ। अनभ्यासस्य धातुः अवयवस्य प्रथमस्य एकाचो द्वितीयस्य वा यथा युगम द्वे भवतः। तो इतना अंश निरंतर 4 सूत्रों में आ रहा है। तो इस तरह से उदाहरण है इसका अपि पचत। चलो बताओ, अच्छा तेजस्विनी बताओ इसकी सिद्धि धैर्यपूर्वक। अपि पचत को पकाओ, अर्थ यही तो है इसका। अच्छा क्या अर्थ है इसका अपि पचत का? पकाया या पकवाया? पकवाया। पकवाया। तो हम लोगों के लिए पकवाओ इसको, बोलो। धातु लेंगे पहले सीधे, लाएंगे। स्थिति बताते जाओ। णिश ला के क्या बन गया? पाची। वृद्धि करके बन गया पाची। उसके बाद क्या करेंगे फिर? धातु संज्ञा से सनाद्यंत धातु, फिर लुंग लकार पाची लुंग, फिर अड़ागम लुंग लंग लंग छोड़ जाता है, अ पाची लुंग का लकार, फिर श्री लकार लुंग के स्थान में श्री, ऋणे श्री द्रुस्तुभ्या कर्तरी चंग लाएंगे,
देखो प्रथम अध्याय में जहाँ ये इन्होंने सिद्धि पूरी बताई थी पहले, तो उसमें किस सूत्र पर आई थी ये सिद्धि? ये आई होगी उस पर द्विर्वचने ची पे आई थी। हाँ, आकडारा देखा संज्ञा पर नहीं, हाँ उस पर भी है, आकडारा देखा संज्ञा पे थी, नहीं अपी पचत रस्वम लघु पे होगी। उस पर आई हुई थी रस्वम लघु चौथे पद में। तो देखो यहाँ हम इसको इस तरह समझेंगे, संक्षेप में बता देता हूँ कि ये जो प्रक्रिया होती है ना, इसमें क्रम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्रम क्या रखेंगे। और इन्होंने देखो दिया भी है, जैसे इन्होंने उदाहरण दिए ना, अपी पचत, अपी पठत, आटिटत, आशिषत, आर्दिदत। फिर देखो अगली पंक्ति ध्यान देने की है कि पचादीनाम ण्यंतानाम चंगी कृते। चंग हमने पहले किया है, चंग तक तो पहुँच ही जाएंगे, और चंग किसके स्थान पर होता है? चिली के स्थान पर। तो चंग तक पहुँचने के बाद णीलोप उपधा ह्रस्वत्वम द्विर्वचनम इत्येषाम कार्याणाम प्रवृत्ति क्रमः। तो और ये क्रम इन्होंने इसलिए और बताया है कि इस क्रम को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें आगे समस्या आ सकती है। इस क्रम को रखेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखो प्रारंभ पच धातु से करेंगे और सीधा हम णिच प्रत्यय ले आए हेतुमती च सूत्र से, और णिच प्रत्यय लाने के बाद अगर वृद्धि संभव है तो पहले वृद्धि कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बना लिया पहले पाची। अब पाची बना करके दोबारा धातु संज्ञा करेंगे ही, धातु बन गई अब ये। और धातु बनने के बाद फिर अब लाएंगे धातु के अधिकार में लुंग लकार, और लुंग लकार ला करके अब क्योंकि लुंग है तो चिली भी आना ही है, और चिली आने के बाद अब ये तुरंत सूत्र लग जाएगा, नहीं तो चिली सिच तो सिच कर रहा था उसको, तो णिश्री दूसरभ्य सूत्र ने उसको चंग आदेश कर दिया। अब चंग हमारे सामने आ चुका है, ठीक है ना, पाची चंग और आगे लुंग लकार है। तो चंग तक पहुँचते पहुँचते अभी लुंग लकार ही है वो, हैं। उसको अगर हम करना चाहें तो तिवादी आदेश कर भी सकते हैं, और नहीं करते हैं तब भी कोई आपत्ति नहीं है, उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देना है। तो इस तरह से अभी लुंग लकार हमारे सामने है, और अट और आट आगम भी उसी स्थिति में कर लेते हैं जब तक लकार हमारे सामने होता है तभी तक। तो यहाँ पर अड आगम होना है तो वो भी कर लेंगे। तो अभी जो स्थिति बनी है यहाँ पर कि अड आगम है और पाची धातु है, और आगे चिली के स्थान पर हमने चंग कर लिया है और लुंग लकार है। लेकिन अब ये चिली को चंग किया है हमने, तो चिली भी आर्ध धातुक था, चंग भी आर्ध धातुक है, और आर्ध धातुक है, और साथ में ये इड आगम इसको हुआ नहीं है क्योंकि वलादी नहीं है ये, तो फिर णिरनिटी सूत्र आना ही है। तो इस तरह से णिरनिटी से जो लोप करते हैं णिच का, ये पहले ही कर लेते हैं। तो अब इनका जो क्रम दिया है इन्होंने देखो यहाँ पर कि पचादीनाम ण्यंतानाम चंगी कृते, यहाँ तक देखा हमने। अब णीलोप भी हमने कर लिया है। तो णीलोप करने के बाद जो स्थिति बनी है अब कि अ, पाच और चंग और आगे लुंग लकार। तो णिरनिटी से अब यहाँ जो लोप करने के बाद अब अगला जो कार्य होगा तो इनका कहना है आगे आपको करना है उपधा को ह्रस्व। तो उपधा को ह्रस्व करने के लिए जो पहला ही सूत्र है 7वें अध्याय के चतुर्थ पाद का, णौ चंग्युपधाया ह्रस्व, ठीक है ना, ये ह्रस्व करेगा यहाँ पर। और ह्रस्व करके अब स्थिति बन गई है अ, पच और चंग का आकार है। अब हम लुंग लकार के स्थान पर जो भी तिपादी आदेश करना है तो एक वचन में लाना है, तो तिप प्रत्यय ले आए प्रथम पुरुष का। अब क्योंकि ये लुंग के स्थान पर आया है, मित लकार है ये, तो इतश्च से इकार को हटा देंगे। तो अ, पच, अ और आगे तिप का तकार। इस स्थिति में आकर के अब इन्होंने कहा कि द्विर्वचनम, अब द्विर्वचन कर लो। अब ये सूत्र आ जाएगा चंगी, इसका कार्य प्रारंभ हो गया कि चंग परे रहते हैं। अनभ्यास जो एकाज समुदाय है, प्रथम एकाज समुदाय धातु का जो अवयव, उसको द्वित्व कर लिया गया। तो पच को ही द्वित्व करना है।
तो अ पच पच चंकाकार और तिपका तकार। आगे फिर अभ्यास कार्य जो भी होने हैं, हलादि शेष लगा लिया हमने और प रह गया है। लेकिन अब यहाँ ये ध्यान देना होता है कि हम ऐसी स्थिति में आकर के जब लघु धातु अक्षर परे होता है, जैसे प पच, अभ्यास के आगे वाला भाग देखना है हमें। अभ्यास के आगे वाला भाग है पच, और पच में जो आकार है ये लघु है, और साथ में अग का लोप ना हुआ हो प्रारंभ में, ऐसा भी नहीं हुआ है क्योंकि मूल अवस्था में धातु पच ही थी। तो इस तरह से अनग लोपे, इनके संवत लघुनि चंग परे अनग लोपे हैं, लघु धातु अक्षर परे हो और वो भी कैसा हो, चंग परक होना चाहिए। तो प के आगे जो पच विद्यमान है, इसके आगे चंग भी आ रहा है, ठीक है ना। चंग परक लघु धातु अक्षर इसमें विद्यमान है। ऐसी स्थिति होने पर ही होता है संवत भाव, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि सन प्रत्यय तो यहाँ है नहीं, लेकिन संवत भाव जो कर रहे हैं तो वो कौन सी स्थिति होनी चाहिए कि अनग लोपी, अनग लोप, अग का लोप न हुआ हो, ऐसा लघु धातु अक्षर परे हो और उसके आगे चंग भी हो रहा हो। तो अब यहाँ पर संवत भाव किसको होगा, अभ्यास को, क्योंकि अभ्यास अस्य के अधिकार में है ये सूत्र, संवत लघुनि चंग परे अनग लोपे। तो संवत भाव किसको कर रहे हैं हम, अभ्यास को। अब अभ्यास को संवत भाव करेंगे तो संवत भाव का प्रयोजन वही है, सन्नता से एकार करना, वो एकार भी कर लिया। तो अ और प को हो गया फिर पी, और आगे पच चंकाकार और तिपका तकार। अब केवल मात्र एक कार्य रह गया, अभ्यास को दीर्घ करना। अब दीर्घ करने के लिए यहाँ कौन सा स्थानिवत भाव का प्रसंग आता है ना, स्थानिवत भाव का प्रसंग किस सूत्र से, स्थान भाव का प्रसंग वही तो है कि हम जब द्विवचनेची सूत्र लगाना चाहें तभी तो, रूपादेश करने के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ देखो अचह परस नहीं, उसमें अचह परस्मैन पूर्वधव में पूर्व विधि करने में, द्विवचनेची नहीं, पूर्व विधि करने की बात हो रही है यहाँ पर। तो पूर्व विधि जब की जाती है कभी भी, तो वहाँ अचह परस्मैन पूर्वधव सूत्र में ये बात स्पष्ट की गई थी कि जिस अच से पूर्व विधि हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना, जिससे पूर्व विधि करने जा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, अनादिष्ट अच होना चाहिए, उसे कोई आदेश न किया गया हो। अर्थात जो अनादिष्ट अच है उससे पूर्व नहीं, अनादिष्ट अच है हाँ, उससे पूर्व जब विधि होती है उस अवस्था में स्थानिवत भाव होगा। फिर देखो विचार करो यहाँ पर कि प्रारंभ में हमने जब नौ चंग बधाया ह्रस्व लगाया था, उससे पूर्व क्या स्थिति थी, पाँच था, ये पाँच था, और हमने ह्रस्व करके बनाया है इसको पच। अब यहाँ जिस अभ्यास को हम यहाँ कार्य कर रहे हैं तो उस अवस्था में, क्योंकि इसको चाहिए संवत भाव करने के लिए लघु अक्षर और संवत भाव कर रहे हैं हम अभ्यास को। अभ्यास क्या है, उससे पूर्व, पूर्व हो गया ना, लघु धातु अक्षर से अभ्यास क्या हो गया, पूर्व। तो तुरंत ध्यान जाएगा हमारा कि अचह परस्मिन पूर्व विधौ कि पर निमित्तक अजादेश। पर निमित्तक अजादेश कौन था, उपधा को ह्रस्व करना, ये पर निमित्तक था। पर निमित्तक क्यों था ये, क्योंकि वो कह रहा था नौ चंगी, चंग परक निच परे रहते, तभी तो लग रहा था वो, और वो स्थिति है यहाँ पर निमित्तक हो गया ये, तो उसको स्थानिवत प्राप्त होने लगा पूर्व विधि करने में। लेकिन जब वहाँ ये स्पष्ट किया गया कि अनादिष्ट अच होना चाहिए, यहाँ क्या है, ये आदिष्ट अच है, ये आदिष्ट अच है ना, पहले से एक आदेश कर चुके हैं हम यहाँ पर, अभ्यास को ह्रस्व, अभ्यास को ह्रस्व कर चुके हैं, तो अब स्थानिवत भाव नहीं होगा, तो लघु धातु अक्षर ही प्राप्त होगा, ठीक है ना, दीर्घ नहीं होगा। तो इस तरह संवत भाव होकर के ये दीर्घ, हाँ दीर्घ कहने कर बता रहा था मैं, दीर्घ किससे करेंगे यहाँ पर अभ्यास में, दीर्घ
और लघु। हाँ, तो ये ध्यान रखना होता है हमेशा कि जब संवत् भाव करके दीर्घ करते हैं तो वहाँ पर लगता है दीर्घ लघु, और यंग प्रत्यय जहाँ आता है यंग या यंग लुक, वहाँ जब दीर्घ करते हैं अभ्यास को वहाँ लगता है दीर्घों की तरह। ये दो सूत्र अलग अलग हैं वहाँ अभ्यास के अधिकार में। तो इस तरह से बनता है ये अपि पचत। तो इनका कहना यह है कि ये जो हमने क्रम बताया है, अब इस क्रम में देखो आगे लिखते हैं कि तथा च सन्वल लघुनी चंग परे इति सन्वद् भावो विधीय मानो। जब इससे सन्वद् भाव कर रहे होंगे तो ह्रस्वस्य स्थानिवद् भावात्, जो ह्रस्व किया था हमने णौ चंग में बधाया ह्रस्व से, उसके स्थानिवद् भाव होने से प्रतिषेध नहीं होगा। क्या कहना चाह रहे हैं ये? न प्रतिषिध्यते, ह्रस्वस्य स्थानिवद् भावात् न प्रतिषिध्यते। किम न प्रतिषिध्यते? सन्वद् भाव। सन्वद् भाव यहाँ नहीं रोका जा सकता। और ये क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि हमने जो क्रम दिया था सिद्धि करने का कि उपधा ह्रस्व पहले कर लिया था, उसके बाद द्विवचन आदि कार्य किए हैं, और द्विवचन करने के बाद ही सन्वद् भाव की प्राप्ति हो रही थी। क्योंकि जब अभ्यास नहीं बनेगा तब तक हम सन्वद् भाव करेंगे किसको? तो वो कार्य हमने पहले कर लिया, उपधा को ह्रस्व करना। तो इस तरह से स्थानिवद् भाव करके अगर हम कहें कि सन्वद् भाव रुक रहा है तो इन्होंने कहा कि न प्रतिषिध्यते, वो नहीं रोक सकते आप। कारण दिखा रहे हैं आगे कि यो ही अनादिष्टाद अचः पूर्वः, जो अनादिष्ट अच से पूर्व है अभ्यास, तो तस्य विधिं प्रति स्थानिवद् भावो भवति। यहाँ जिसमें हम पूर्व विधि कर रहे हैं वो है अभ्यास, और वो किससे पूर्व होना चाहिए? अनादिष्ट अच से। लेकिन यहाँ तो वो आदिष्ट अच हो चुका है पहले ही, तो इसलिए स्थानिवद् भाव नहीं होता है। आगे और स्पष्ट किया कि न च अस्मिन् कार्याणाम, जो हमने उस सूत्र में अपर निमित्तक अजादेश कहते हैं, तो वो आदेश ही तो होता है वहाँ पे। जो पर निमित्तक अजादेश, वहाँ आदेश ही तो होता है। नहीं, पर निमित्तक आदेश कौन सा है यहाँ पर? ये देखो पहले देखो, एक तो हमने णिच प्रत्यय था पहले, और णिच प्रत्यय का लोप किया था णेरनिटी सूत्र से। णिच प्रत्यय का लोप किया है, और णिच प्रत्यय के बाद में हमने पहले उसको उदाहरण देखो, अचः परस्मिन् पूर्वक उदाहरण क्या है वहाँ समझ में आएगा। क्या दिया है उदाहरण वहाँ पर? उसमें देखो, अचः परस्मिन् पूर्वविधौ, इस सूत्र में जहाँ उन्होंने समझाया है वहाँ उसका उदाहरण क्या दिया गया है। तो वहाँ हम देखेंगे उसके उदाहरणों में पटयति दिया है, ठीक है ना। अब पटयति उदाहरण में हम इसको कैसे घटाएंगे? पटयति में पहले पटयति की सिद्धि करो, तभी समझ में आ जाएगा तुरंत ही। पट धातु से, वो पटु शब्द से क्या करेंगे? पहले लाएंगे। हाँ, तो आगे बढ़ो ना। फिर नाविष्ठवत् प्रातिपदिकस्य, उससे पटु में इष्ठन के समान कार्य टोटे है, यहाँ लग जाएगा। तो रिष्ठे में यशु के आगे। देखो, पटु शब्द से और णिच प्रत्यय करने के बाद, और इसको पहले कर्म बनाएंगे हम, तत्करोति। तद जो है ना वो द्वितीया का एक वचन है वहाँ पर, तो तत्करोति में द्वितीया का एक वचन मान करके पटु और अम, साथ में उसको अम को भी दिखाना होता है उसकी सिद्धि करते समय। और उसके बाद इस वार्तिक से हमने णिच प्रत्यय कर लिया, तो पटु अम और णिच। अब यहाँ धातु संज्ञा भी कर लेंगे बाद में, सनाद्यंत हो गया ना अब ये। और धातु संज्ञा करने से लाभ क्या हुआ? यहाँ पर दो प्रकार के लाभ हो गए कि एक तो हम आगे अन्य प्रत्यय ला सकते हैं, दूसरा लाभ ये हुआ कि जो सुप बैठा हुआ है बीच में उसको भी हटा दिया हमने, सुप धातु प्रातिपदिक हो। अब यहाँ जो पटु और णिच ऐसी स्थिति है, तो हमें टी भाग का लोप करने के लिए हमें इष्ठन के समान बनाना होगा फिर, ठीक है ना। तो इष्ठन के समान जब कार्य करेंगे यहाँ प्रातिपदिक के लिए,
तो इष्ठन पर रहते जैसे टी भाग का लोप होता है टेह सूत्र से, ऐसे ही यहाँ पर भी टेह सूत्र लगा सकते हैं अब। लेकिन टेह सूत्र लगाने से पहले इष्ठन के समान तो बनाना ही होगा हमें। तो इस तरह से अभ्यास वो टी भाग का लोप करके रह गया पट ई। अब यहीं ध्यान देना है कि ये जो पट ई में हमने ट में जो ऊ था, जो टी भाग था, उसका लोप किया था, ठीक है ना, उसका लोप किया है हमने, और उसका लोप किया है और आगे ऋणिच परे है। अब यहाँ पर अतोपधाया सूत्र की प्राप्ति हो रही है। तो अतोपधाया सूत्र क्या कह रहा है कि उपधा में जो अंग की उपधा है, और उपधा भी कैसा होना चाहिए, आकार, उसको वृद्धि होती है ङित णित प्रत्यय परे रहते। तो परे वाला प्रत्यय कौन सा ले रहा है, ये ऋणिच का इकार, और वृद्धि किसको करना चाह रहा है, उपधा को। अब इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में हमने जो टी भाग का लोप किया था, ये कैसा था, परनिमित्तक, परनिमित्तक था ना। तो परनिमित्तक लोप किया था हमने, और उस अवस्था में कोई अन्य तो पहले से लोप हुआ नहीं था, पटु ऐसी ही तो स्थिति थी। पटु से पहले हमने क्या कोई और भी आदेश किया है यहाँ पर, नहीं किया। अच्छा, और पाची में अब उधर भी ध्यान रखो, साथ साथ में हम मेल करेंगे ना दोनों स्थितियों में कि क्या अंतर आ रहा है। यहाँ पटु में हमने मात्र जब उकार का लोप किया था, टी भाग का लोप किया था, उस अवस्था में पटु में और तो कोई आदेश है नहीं पहले से, और कोई आदेश नहीं है, अर्थात अनादिष्ट है अभी ये, अनादिष्ट अच है ना, ये नहीं आया समझ में। देखो पटु में जिस ऊ का हम लोप करेंगे, उस ऊ के लोप करने से पहले क्या कोई अन्य कार्य भी किया है हमने, अनादेश कोई आदेश किया है, कोई अच संबंधी, कुछ भी नहीं किया है। और पाची में हम जब उपधा को ह्रस्व कर रहे थे, उससे पहले हमने एक अच रूपी आदेश और कर लिया था, कौन सा, ऋणिच का लोप किया था नहीं, पाची में पहले ऋणिच का लोप किया है, फिर उपधा को ह्रस्व किया है। तो उपधा को जो ह्रस्व किया है, ये जो अजादेश है, ये अनादिष्ट अच से पूर्व है या कि आदिष्ट अच से पूर्व है, आदिष्ट अच से। वो स्थिति यहाँ नहीं है, वो स्थिति यहाँ नहीं है ना, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कोई हमने आदेश किया है पहले। तो ये अनादिष्ट अच से पूर्व है, और अनादिष्ट अच से पूर्व है, तो अब वृद्धि करते समय ये स्थानीवत हो जाएगा, और वहाँ पर संवत भाव करते समय जो उपधा का ह्रस्वत्व है वो स्थानीवत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो आदिष्ट अच से पूर्व था, और आदिष्ट अच कौन सा था, ऋणिच का लोप कर देना। अनमोल समझ में आ गया है नहीं, और एक बार सुन लेना इसको कक्षा को दोबारा, फिर भी कोई प्रश्न बचता है तो फिर विचार कर लेंगे। तो ये स्थिति बनती है। तो इस तरह से अचह प्रसन्न पूर्वधव सूत्र में ये बात अतिरिक्त जोड़ी गई है। यद्यपि सूत्र में ऐसा नहीं निकल करके आ रहा है व्याख्या से कि यहाँ अनादिष्ट अच से वाली बात कोई निकल के आई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा स्वीकार किया गया है महाभाष्य में कि अनादिष्ट अच से पूर्व होना चाहिए, कोई भी आदेश न किया गया हो पहले से वहाँ पर। इसमें पद्मंजरी की एक बार पंक्ति देखो, अगर देखना है तो। यहाँ से लिखा है इन्होंने कि ह्रस्वस्य स्थानिवत भावात न प्रतिषिध्यते, मिल गया उदाहरण। अब इसके आगे देखो कि ह्रस्वस्य स्थानिवत भावात प्रतिषिध्यते इति, ये जो कहा है अभी, यत तन न भवति, वो यहाँ नहीं होता। कौन नहीं होता, स्थानिवत भाव नहीं होता, सीधी सी बात ये, अर्थात स्थानिवत भाव अभावात, स्थानिवत भाव का अभाव होने से सन्वत भाव हो ही जाएगा, कहने का तात्पर्य है। अच्छा, आगे कथम पुनः अस्मिन् कार्यक्रमे, जो कार्य का क्रम दिया था वृत्तिकार ने कि उपधा णिलोपः उपधा ह्रस्वत्वम द्विर्वचनम, ये जो क्रम है कि कथम पुनः अस्मिन् कार्यक्रमे सति स्थानिवत भावो न भवति, कैसे नहीं होता है।
तो इत्यत आह, उसका वृत्तिकार ने उत्तर दिया था ना, यो ही अनादिष्टाद अचः, ये वाली पंक्ति। तो उसमें आगे कहते हैं पद्मंजरीकार कि अचः परस्मिन् इत्यत्र यो अनादिष्टात् अचः पूर्वः तस्य विधिं प्रति स्थानिवद् भावो भवति इति सिद्धान्तः स्थापितः। ये सिद्धांत स्थापित किया गया है, सूत्र की व्याख्या से नहीं निकला था। ये भाष्यकार ने ये सिद्धांत स्थापित किया है यहाँ पर कि अनादिष्ट अच से जो पूर्व विधि होती है उस विधि के प्रति स्थानिवद् भाव होता है। जैसे कि हमने पटयति में देख ही लिया था, वहाँ कोई भी आदेश पहले नहीं किया गया था। और न च अस्मिन् क्रमे, और ये जो क्रम रखा हमने अभी अपीपचत बनाते समय, इस क्रम में न च अस्मिन् क्रमे सति अनादिष्टात् अचः पूर्व अभ्यासो भवति, ये अनादिष्ट अच से पूर्व अभ्यास बनता नहीं है। किम तर्हि आदिष्टादेव, आदिष्ट से ही, कि ह्रस्वत्वे कृते अभ्यास उपजननात्। यहाँ इन्होंने एक अन्य प्रकार से लिया है। इनका कहना यह है कि ह्रस्वत्व जो किया था हमने, तो ह्रस्वत्व पहले कर लिया, ह्रस्वत्व करने के बाद और उसके पश्चात हम सन्वद्भाव करने चले, तो ह्रस्व करने को कह रहे हैं ये अनादिष्ट अच। तो उस अवस्था में फिर ये स्थानिवद् भाव दिखाएंगे णिच का। हम अभी क्या कर रहे थे, है वो भी व्याख्या, उसमें भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम अभी कर रहे थे उपधा को यहाँ पर स्थानिवद् भाव करना, यानी कि दीर्घ बनाना उसके लिए, जिसे लघु न मिले। लेकिन अब यहाँ पर यदि हम णिच को मानेंगे, क्योंकि यहाँ हमने कर लिया पहले ह्रस्व आदेश, ये क्यों हो गया आदिष्ट अच, उससे पूर्व हम सन्वद्भाव करना चाह रहे हैं, ये पूर्व विधि हो गई। तो आदिष्ट अच से पूर्व विधि हो रही है, पहली बात। और अगर ये सूत्र करता स्थानिवद् भाव, तो किसको करना चाह रहा था ये णिच को करेगा। अब णिच को करेगा तो उस अवस्था में वो जो सूत्र है सन्वल लघुनी चंग परे अनग लोपे, तो चंग परक बीच में णिच आ गया ना, चंग परे अनग लोपे, चंग परे होना चाहिए और वहाँ आ रहा है बीच में णिच, वो बाधा डाल रहा था इनके कथनानुसार। तो न च अस्मिन् क्रमे सति अनादिष्टादचः पूर्व अभ्यासो भवति, किम तर्हि आदिष्टादेव, कि ह्रस्वत्वे कृते अभ्यास उपजननात्, ह्रस्व करने के बाद हमने द्वित्व किया है और द्वित्व करने के बाद बना है अभ्यास। तेन तस्य विधौ कर्तव्ये ह्रस्वस्य स्थानिवद् भावो न भवति, अर्थात ह्रस्व दीर्घ नहीं माना जाएगा। इति लघुत्व अनिवृत्तेः, वो लघुत्व बना ही रहेगा, सन्वद् भावो न व्याहन्येत। आगे कहा यदि तु द्विर्वचने कृते ह्रस्वः क्रियते, यदि हम क्रम बदल देते हैं थोड़ा यहाँ पर, और पहले हम द्विर्वचन कर लेते हैं 5 ऐसे करके, और उसके बाद हम लगाएं अणु चंगबधाया ह्रस्वः, क्योंकि क्रम का मुख्य महत्व इसी बिंदु पर है कि पहले हम द्वित्व करें या पहले ह्रस्व करें, क्योंकि दोनों ही सूत्र प्राप्त हो रहे हैं, दोनों में कोई बाधा नहीं आ रही है। तो यदि तु द्विर्वचने कृते ह्रस्वः क्रियते, तो उस समय क्या होता कि तर्हि अनादिष्टादचः पूर्व अभ्यासः स्यात्, उस अवस्था में हमने ह्रस्व तो किया ही नहीं है, तो ह्रस्व नहीं किया है तो अनादिष्ट अच से पूर्व अभ्यास होता। ततश्च तस्य स्थानिवद् भावः स्यादेव, उस अवस्था में स्थानिवद् भाव हो ही जाता। ततश्च दीर्घत्वात् लघु संज्ञाया अभावात् सन्वद् भावो न स्यात्, क्व तर्हि स्यात्, अशी शमत आदि में हो जाता, क्योंकि अशी शमत में तो हम वृद्धि करते ही नहीं है, वहाँ तो पहले ही अमंत है ना, ये वहाँ वृद्धि का वो है ही नहीं, उपधा को ह्रस्व ही कहाँ किया गया है वहाँ पर। शम धातु अमंत होने से वहाँ वृद्धि का निषेध कर दिया है ना, तो अशी शमत में तो घट जाएगा ये वृद्धि की नहीं। मिताम ह्रस्वः, वो उसको मित होता है। अमंत होने के कारण से उसको मित माना गया है, और मित होने के कारण से प्रारंभ में ही ह्रस्व हो जाएगा उसको, अर्थात वहाँ पर हम द्वित्व कर ही नहीं पाएंगे, पहले उसको ह्रस्व पहले ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों बातें हैं, यहाँ द्वित्व करने के बाद भी ह्रस्व कर सकते हैं और ह्रस्व करने के बाद भी द्वित्व कर सकते हैं।
तो उसमें क्रम का ध्यान रखना है हमें कि पहले उपधारसत्वम तत्पश्चात द्विर्वचनम, ये क्रम रखा जाता है। चलो और एक बार देख लेना। तो इस तरह से ये चंगी सूत्र ये पूरा हो गया है। और आगे जो अंत में दिया है इन्होंने आर्टिटत, तो आर्टिटत इति द्विर्वचनेचि इति स्थानिवत् भावात्, यहाँ तो द्विर्वचनेचि लगाना ही है हमें, ये रूपादिदेश होगा यहाँ पर, क्योंकि णिच का लोप तो पहले ही कर लिया हमने। अब णिच का लोप कर लिया है तो द्वितीय एकाच है कहाँ इसमें, टकार मात्र ही तो है अट, तो उसमें टी टा ऐसे करके द्वित्व करते हैं। फिर द्वित्व करते समय रूपादिदेश करके जो अभ्यास का भाग आएगा वो टी आएगा, अगला केवल टकार रहेगा, आगे चंकाकार है तो आर्टिटत। स्थानीय भावा द्वितीय से एकाचो द्विर्वचनम भवति। बस इतना ही रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति।